हेलो एवरीवन। आज हम लोग धातु एवं अधातु क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हम शेरी जान सुन लेते हैं। जिंदगी की हर ठोकर हमें सिखाती है, जिंदगी की हर ठोकर हमें सिखाती है, गिरने के बाद उठना ही असली ताकत कहलाती है। गिरने के बाद उठना ही असली ताकत कहलाती है। जो मुस्कुराते रहते हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं, वही जिंदगी जी पाते हैं, वही जिंदगी जी पाते हैं। तो चलिए आज हम धातु एवं अधातु के बारे में, मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है सर, और एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो यहाँ पे हम जाने की 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो धातु में सर टन टन की आवाज होता है, उसमें तन्यता होता है, ठीक है, मेलेबिलिटी होता है, मतलब उसको पीट के अपाघर्षता होता है, ठीक है। उसमें सोनरस की प्रॉपर्टी, धावनीयता की प्रॉपर्टी होती है, वो ठोस होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, मरकरी जो होता है क्या होता है, आपकी द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसकी डेंसिटी जो है सर, घनत्व बहुत ज्यादा होता है। कुछ उसके जो मेटल होते हैं हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटासियम दो ऐसा धातु होता है जो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। नाइफ से आप उसे कट कर सकते हो। तो ये सब के बारे में तो अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं धातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार या गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है, हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से क्या करेंगे, पढ़ेंगे सर। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो भौतिक गुणधर्म समझेंगे। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझेंगे भौतिक गुणधर्म, जो धातु का पहले समझेंगे। तो धातु का जो होता है, क्या होता है कि धातु के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो हम समझने वाले हैं। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं, जो अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के आधार के लिए निम्नलिखित धातुओं आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। ये सब आपको क्या करने बोला गया है, इकट्ठा करने बोला गया है। तो क्रियाकलाप एक में, एक्टिविटी एक में क्या बोला जाता है कि आयरन, कॉपर, आयरन मतलब तो लोहा की कढ़ाई तो आप देखे होंगे। कॉपर, कॉपर मतलब सर तांबा। अल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल जो आपके स्क्रबर से क्या करना है, से रगड़कर प्रत्येक नमूने के सत्ता को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। अपने शुद्ध रूप में धातु की सत्ता चमकदार होती है। अगर शुद्ध रूप में है तो धातु की सत्ता जो होता है वो कैसा होता है, चमकदार होता है, लचरस होता है। सर लचरस मतलब चमक, ब्राइटनेस होता है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं, धात्विक चमक होता है, ठीक है। अब जो आते हैं मेटालिक लचरस होता है। अब आते हैं क्या, एक्टिविटी 2 में क्या बोला गया कि आयरन लीजिए, कॉपर लीजिए और अल्युमिनियम, मैग्नीशियम लीजिए सर, और क्या एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी से, सोडियम धातु के वेरी रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं। उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? तो सर सोडियम को जो है केरोसिन के ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत अभिक्रिया होता है। ना उसे हवा में रख सकते हैं, ना उसे सर पानी में रख सकते हैं, कि दोनों में वो तुरंत अभिक्रिया कर जाता है। तो आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः क्या होता है, कठोर होती है। धातु जो होते हैं हार्ड होते हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे सोडियम और जो आपके पोटासियम दो ऐसे धातु हैं
जो आपके सर मुलायम होते हैं और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नोट में आप ये नोट कर लेना कि सर जो सोडियम और पोटासियम दो ऐसे धातु हैं, सोडियम एवं पोटासियम, सर आपको याद होना चाहिए। पोटासियम दो ऐसे धातु हैं जो क्या होते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। क्रियाकलाप 3.3 में क्या बोला कि आपको फिर सर आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के क्या लेने हैं, टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु के लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए, मारिए, उस पर ठोकिए। आपने क्या देखा, अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए, इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। तो आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, जैसे सर लोहा को ही पीट के, जिंक को ही, आपके कॉपर को पीट के क्या पतला चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, अघातवर्धीयता कहते हैं, मतलब कि आपकी मेलेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। अघातवर्धीयता क्या होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया ना, क्या कहलाता है, अघातवर्धीयता कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है? कि सर सोना और चांदी को हम सबसे पूछा जाए कि सबसे आघातवर्ध धातु कौन है, तो सोना और चांदी है। कौन है, सोना और चांदी है। नेक्स्ट क्रियाकलाप आपके बोला गया है कि उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो सर कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये सब, और आप आयरन, ये चांदी का भी आप देख सकते हो, ठीक है, सोना का भी आप तार देख सकते हो। तो ये आप जो दैनिक जीवन में देख रहे हो, तो सिंपली आप किसका देखते हो, कॉपर का और एल्युमिनियम का जो दिखते हैं सर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका आ रहा है। तो यहां पे बोला गया कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। कि धातु को अगर हम खींच के पतली तार अगर हम बना सकते हैं तार के रूप में, उसे क्षमता तन्यता कहलाता है। मतलब इसको क्या कहते हैं सर, इसे हम जो कहते हैं, ठीक है, डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे जो अधिक तन्यता कर सकती है, तार बना सकती है सबसे पतला, वो सोना का सबसे अधिक तन्यता होता है, तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि आप असमंजस में पड़ जाइए कि 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किसका सर, 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोचिए कितना बना सकते हैं। तो अघातवर्धीयता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होने के कारण ही धातु को जो है हम अपनी जरूरत के अनुसार विभिन्न आकार के दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है? स्टील का देख सकते हो सर, आयरन का देख सकते हो, एल्युमिनियम का देख सकते हो, ये सब का बर्तन जो है आपका बनाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। क्यों सर इनका उपयोग? क्योंकि सर ये मॉलिक्यूल उसमें हीट पास हो सकता है, हीट का गुड कंडक्टर है, मतलब उष्मा सुचालक है सर, उष्मा उसमें पास हो रहा है जो खाना आसानी से पक जाता है। तो यहां पे देखिए क्रियाकलाप 3.5 में क्या बोला गया, 3.1 एक्टिविटी 3.5 में बोला गया कि एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से क्या कीजिए, इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए। जैसा आपका फिगर चित्र 3.1 में दिखाया गया। धातु उष्मा के क्या है, सुचालक, हम पहले बताए थे कि स्टैंड एक क्लैंप है, क्लैंप में क्या किए, धातु को बांध दिया गया, तार को, धातु का तार लिया गया, तार का खुला सिरा पिन मोम यहाँ पे रख दिया गया। देखो यहाँ पे मोम पिन से क्या किया, मोम से पिन को चिपका दिया गया तार को खुला सिरा से। अब बर्नर से क्या किया कि इस धातु के तार को हीट किया गया, उष्मा दिया गया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, एक मोम पिघलेगा और पिन छूट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपके वो धातु जो है उष्मा के चालक होते हैं। तो तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके एक पिन चिपका दीजिए। स्पीड लैंप और मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को क्या कीजिए, गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, अपने प्रश्नों को लिखिए, क्या धातु का तार द्रवित होता है? तो क्या बोला गया कि उपयुक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु जो है सर क्या है, उष्मा के सुचालक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। कौन सर, धातु, मेटल। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है,
इनका जो सर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत होता है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। सिल्वर और कॉपर जो है सबसे उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा, जो मरकरी जो बोलते हैं पारा बोलते हैं हिंदी में, उष्मा के कुछ चालक है। पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि उष्मा का जो आपके सबसे अच्छे चालक कौन है, सिल्वर और कॉपर। उष्मा का सबसे कम या कुचालक कौन है, वो आप बोल सकते हैं क्या, लेड और मरकरी। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक है, आइए पता करते हैं। ये धातु जो है, हाँ सर है, तभी तो आप इलेक्ट्रिसिटी ले पा रहे हो ना। तो क्रियाकलाप 3.6 में जो बताया गया है, क्रियाकलाप 3.6 में क्या बताए गए हैं कि चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए, जैसे आपका दिखाया गया है। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए, टर्मिनल परिपथ, टर्मिनल कहां ए में और टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखा है ये, जैसा चित्र 3.2 में दिखाया गया है। अब देखा क्या बल्ब जलता है, इससे क्या पता चलता है। तो यहाँ पे जांच के लिए सर कॉपर ले आओगे तो कॉपर क्या कंडक्ट कर लेगा, सर सिल्वर लेके आओगे तब भी कंडक्ट करेगा, गोल्ड लेके आओगे तब भी करेगा सर, और किसको लेके, सर आप कॉपर को लेके आओगे तब भी बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी अथवा रबड़ जैसे सामग्री की परत चढ़ी होती है। तो आप घर वाले तार में देखे होंगे पीवीसी या रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है, क्योंकि सर वो कुचालक होते हैं। कुचालक होने के कारण, विद्युत का कुचालक होने के कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता, करंट से बच जाते हैं। तो जब धातुएं किसी कठोर सत्ता से टकराती है तो क्या होता है, जब धातुएं है तो कठोर, अगर तो ये आप ध्यान रखिएगा कि धातुएं जो होता है विद्युत की सुचालक होता है, चांदी सबसे ज्यादा या सुचालक होता है विद्युत का। तो बोला है कि जब धातुएं किसी कठोर सत्ता से टकराती है तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है। हाँ, जो धातुएं कठोर सत्ता से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक मतलब सोनरस होता है, सोनरस कहते हैं। क्या अब आप बात बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती, क्योंकि ध्वनिक होता है, सोनरस होता है, टन टन की आवाज हमें सुनाई देती है, पीरियड पता चलता है ना, इसीलिए आपके धातु का बना होता है। अब हम जो सर इतने जो था वो भौतिक, आपके भौतिक गुण थे किसके, धातु का। अब जो हम बात करेंगे सर, एक चीज और आपका नहीं बताया गया कि धातु जो होते हैं वो ठोस में पाए जाते हैं। धातु जो होते हैं ठोस में पाए जाते हैं, लेकिन पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, वो किस में पाया जाता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड में पाया जाता है सर, मरकरी, ध्यान में रखिएगा। अब चले हम अधातु की बात करने। अधातु तो पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातु की तुलना में अधातु क्या है, बहुत कम है, उसकी संख्या बहुत कम है सर, किसकी, अधातु की। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं की कुछ क्या है, उदाहरण है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन तीनों आपके साथ जो आपके अधातु हैं ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, ठोस में भी, गैस में भी और आपके द्रव में भी। तो ब्रोमीन ही सिर्फ एक ऐसा धातु है जो द्रव में पाया जाता है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैस से होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, आइए पता करते हैं। तो सर उसके भी कुछ गुणधर्म होते हैं। तो क्रियाकलाप 3.7 में बताया गया है। क्या बताया गया है, सुनिएगा कि कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। इन धातुओं से 3.1 से 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलाप को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तो धातुएं एवं धातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। तत्व लिखिए, चिन्ह लिखिए, सत्ता का प्रकार लिखिए, कठोरता लिखिए, आघात वर्धीयता लिखिए, तन्यता लिखिए, विद्युत चालकता लिखिए, धात्विकता लिखिए। तो धातु में सर आपके सत्ता का प्रकार वो चमकीला होता है, कठोर होते हैं धातु, आघात वर्धीयता होता है, तन्यता होता है, विद्युत चालकता होता है और धात्विकता होता है।
लेकिन अधातु जो होता है सर ब्रिटलनेस होता है, मतलब टूट जाएंगे, उस पर हमर करोगे तो कठोर नहीं होते, मुलायम होते हैं, आघात वर्धीयता नहीं होता है, तन्यता नहीं होते हैं, कौन अधातु। विद्युत चालकता नहीं होता, लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, कार्बन की एक अपर रूप है जो ग्रेफाइट है, वो विद्युत का चालक होते हैं, वो धात्विकता भी नहीं होते हैं, कठोरता में सर डायमंड है, हीरा कार्बन के एक अपर रूप है आपके हीरा, वो सबसे प्राकृतिक रूप से कठोर होता है। तो ये आपके सारणी 3.1 में लिखे प्रश्नों के आधार पर अपनी कक्षाओं में धातुओं और अधातुओं के समान गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। चर्चा करने बोल रहा है, आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो जो एक्सेप्शन यहाँ पे आपका बताया गया है, उदाहरण के लिए जो है सर मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में, सॉरी द्रव अवस्था नहीं, आप ठोस अवस्था में पाया जाता है। किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सर लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। सीजियम और गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सर वो बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। किसका, गैलियम और सीजियम का, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सर नेक्स्ट दूसरा जो एक्सेप्शन है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। सर जो अधातु आपकी सब क्या होते हैं, डलनेस होते हैं, उसमें चमकीला नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन अपवाद क्या है कि आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। अभी बोले ना अपर रूप, कार्बन के 3 अपर रूप है। कौन कौन सर, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन। एक चैप्टर 4 में जब कार्बन एवं उसकी यौगिक पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस किया जाएगा। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक एवं क्वथनांक, जो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट के जो है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। एक्सेप्शन पूछा जा सकता है सर। फिर नेक्स्ट आपकी 4th नंबर, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटासियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। क्षारीय धातु जितने भी आपके सर पहला ग्रुप के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, जो इन सभी को चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं, इसके डेंसिटी जो होते हैं कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अब अधिक स्पष्टता से धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब जो सर ये भौतिक गुण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अब जो बातें करेंगे हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। तो क्रियाकलाप 3.8 में बताया गया है, क्या बोला गया है सुनिएगा, कि मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चून लीजिए। मैग्नीशियम का एक पट्टी लेना है और थोड़ा क्या लेना है, सल्फर का चून पाउडर लेना है। तो मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। मैग्नीशियम को क्या करना है, जलाना है। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। उसका राख लेके पानी में क्या करना है, घोल देना है। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। जो विलयन आपको सॉल्यूशन मिला वो लाल लिटमस और नीले लिटमस पेपर से क्या करना है, पता करना है। तो क्या हो जाएगा, वो लाल से नीला हो जाएगा, मतलब रेड से ब्लू हो जाएंगे। मतलब क्या है, वो कैसा विलयन है, आपके सर बेसिक है, क्षारीय है। तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारकीय, तो कैसा है, क्षारकीय, बेसिक है सर। जब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए, अब सल्फर का चूर्ण को क्या करना है, पाउडर को जलाना है। दहन से उत्पन्न जो धुएं का एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। उसके ऊपर क्या कर दिया, परख नली रख दीजिए। तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। पानी में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी में आपके सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड बन जाएगा। और ये जो अगर आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये नीला से लाल में चेंज हो जाएगा लिटमस में। तो कैसा हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा।
लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पानी में घोलोगे तो कैसा रहेगा, ये जो आपका लाल से नीला होगा, लाल से नीला होगा, रेड से ब्लू होंगे लिटमस, मतलब कैसा है ये आपकी क्षारकीय है सर। तो धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारकीय होता है, और आपके जो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं या आपके उदासीन होते हैं। जैसे जल, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपके क्या है, उदासीन है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, आपके अम्लीय ऑक्साइड है सर, अधात्विक ऑक्साइड है, लेकिन आपका क्या है, अधात्विक ऑक्साइड होने के बावजूद ये अम्लीय प्रकृति के है, एसिडिक है। समझ आ गई बातें। अब चलते हैं आगे। कैसा, ध्यान कहां, इधर है ना, तो बोला कि इस प्रणाली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला लीजिए, नीले तथा लाल लिटमस पेपर से लेकर इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, वही बताना है। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? क्या आप लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। अधिकांश अधात्विक ऑक्साइड जो होता है प्रदान करती है, जो जल में घुलकर क्या बनाती है, अम्ल बनाती है। अधिकांश बोले सर, समझ आ गई ना। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती है। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अगले भाग में जो आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। तो ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर क्या हो, द्रव होती है, मरकरी, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लिथियम, पोटासियम, सोडियम। तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर और कॉपर। उष्मा की कुछ चालक होती है लेड एंड पारा, मरकरी। ठीक है। अब आते हैं सर आपका धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.21 और 2.1 और से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्नलिखित धातु के नमूने एकत्र कीजिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम लेना है। तो पहला क्रियाकलाप जो आपके सर 3.21 में क्या बोला कि आपके धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, कि अगर धातु को अगर हम वायु में जलाएंगे, दहन करेंगे, कंबसन करेंगे तो क्या होता है। तो क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार सवित ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। तो सावधानी क्या बरतना है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है, जरूरत है, जरूरी है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र क्या करे, चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। एकत्र की गई कि धातु को चिपटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही प्रक्रिया क्या करना है, क्रिया दोहराइए। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सत्ता को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है, जब धातु का दहन हो रहा है था तो ज्वाला का रंग क्या था, दहन के बाद धातु की सत्ता कैसी प्रतीत होती है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है, ये भी पता कीजिए। तो लगभग जो है सभी धातुएं क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। मतलब सर ये आपको याद रखना है कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, काले रंग का कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। कॉपर 2 मतलब इसका वैलेंसी संयोजकता 2 है। तो कॉपर और ऑक्सीजन अगर आपस में अभिक्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया और साथ में से बैलेंस करना पड़ेगा ना 2, तो 2 यहां लगा दिए, 2 यहां पे, तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो इसी प्रकार अल्युमिनियम, अगर अल्युमिनियम के जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके अल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करते हैं। Al जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Al2O3। Al2O3 रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा के यहाँ पे 4 लगा दिए, रिएक्शन को क्या किए, बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होता है वो कैसा, जो नेचर होता है वो कैसा होता है, धातु ऑक्साइड का क्षारकीय बेसिक होता है। लेकिन अल्युमिनियम ऑक्साइड
जिंक ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर कुछ जो आपके धातु ऑक्साइड जो होते हैं जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड और आपके क्या बोल सकते हैं जिंक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जैसे आपके अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये आपके कुछ ऐसे धातु होते हैं जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वो जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ अल्युमिनियम ऑक्साइड का निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो अल्युमिनियम का अभिक्रिया करवा रहे हैं सर, तो समझिएगा कैसे अभिक्रिया करता है। अल्युमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट किया तो अल्युमिनियम क्लोराइड और क्या साथ में जल दिया। यही अल्युमिनियम यहां तो कैसा बिहेव किया सर, ये आपका क्षार की तरह काम किया, क्षारक की तरह, क्योंकि ये आपके अम्ल था। लेकिन अल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसा है सर, आपके ये क्षारक है, आपके क्षारक है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, आपका कैसा अम्ल की तरह बिहेव करेगा सर, अम्ल की तरह, और क्या बना लेगा, सोडियम अल्यूमिनेट बनाएगा और साथ में क्या देगा, जल देगा, साथ में जल देगा। उसी तरह सर जिंक ऑक्साइड अगर आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या दे देगा, जल दे देगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां से क्या करेंगे, 2 यहां लगा देंगे। इसी तरह सर जिंक ऑक्साइड अगर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना लिया, सोडियम जिंकेट बनाएगा और साथ में क्या दे देगा, जल दे देगा सर। रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन यहां पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो सोडियम आपके जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इस तरह से बिहेव करेगा, और आपके अल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट किया तो ये बना देगा। समझ आ गया। तो अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। अधिकांश जो बहुत सारे धातु ऑक्साइड जो है जल में क्या है, अघुलनशील है, मतलब नहीं घुलेंगे, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये आपके पोटासियम ऑक्साइड, ये सब जल में घुल जाते हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड आपका घुला Na2O, सोडियम ऑक्साइड जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। पोटासियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बना लिया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब आते हैं सर क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। 3.6 में जो क्रियाकलाप किए उसमें हमको ये समझ में आया कि सभी धातुएं जो है एक ही दर से आपकी अभिक्रिया नहीं करते हैं। कोई बहुत अधिक तेजी से कर गया, कोई उससे कम किया, बहुत, और कोई किया भी नहीं। तो विभिन्न धातुएं जो है सर ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है, अलग अलग मतलब करती, कोई ज्यादा कर दिया, तेजी से करा, कोई उससे कम, कोई किया ही नहीं। तो पोटासियम और तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। तो सुने हो ना, पानी से आग लगा दिया तो क्या करता है सर, सोडियम वाटर वहां रहता है, सोडियम को डाल के पानी में आग लगा देता है। सुनियो ना, जादूगर बन जाओगे। तो इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पूछा जाता है सोडियम और पोटासियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि सर पानी में रखोगे तो पानी से आग अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगा, या बाहर रखोगे तो हवा से अभिक्रिया करके आग पकड़ सकता है। तो समान ताप पर मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। तो समान ताप पर अगर देखोगे तो मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातु की सतह पर क्या जाता है, उसके ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। तो ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, कि फर्दर उसे रिएक्शन करने से बचाता है। तो गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है।
तो गर्म करोगे तो आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोग का अगर आपकी आयरन के पाउडर डालोगे तो वह तेजी से क्या करता है, जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर 2 ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कि अगर कॉपर का दहन तो नहीं होता है, उसका तो आग नहीं लगता, मतलब जलता नहीं है, लेकिन गर्म धातु पर क्या हो जाता है, कॉपर 2 ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए तो इसमें चमक होता है, महंगा मेटल होते हैं सर, इसलिए ज्वेलरी का सर आपके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। सिल्वर गोल्ड में अधिक ताप पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब जो आगे आता है सुनिएगा, एनोडीकरण क्या हो जाता है, एनोडाइजिंग क्या होता है समझिएगा। एनोडाइजिंग क्या होता है कि एनोडीकरण अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर अल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संसारण से क्या करती है, बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संसारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए क्या किया जाता है, अल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर अल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो एनोडीकरण क्या होता है कि अल्युमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया है कि अल्युमिनियम पर एक अल्युमिनियम ऑक्साइड का परत जमा देना। तो वायु के संपर्क में आने पर अल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संसारण से बचाती है, क्या करती है, उसको फर्दर कोरोजन से रोकता है। इस परत को मोटा करके इसे संसारण से क्या किया जाता है, अधिक सुरक्षित किया जा सकता है, मतलब कि उसमें जंग नहीं लग सकता है। तो एनोडीकरण के लिए क्या किया जाता है कि अल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड पर, एनोड बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ रहता है उसे एनोड कहते हैं। एनोड पे उसे क्या किया जाता है, अल्युमिनियम को मतलब कि रख दिया जाता है, साफ अल्युमिनियम को। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है। तो किया जाता है, तो एनोड पर उत्सर्जित जो आपके एनोड पर जो ऑक्सीजन आए, उत्सर्जित ऑक्सीजन जो आए वो गैस अल्युमिनियम के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर क्या किया जाता है, अल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो क्रियाकलाप 3.9 के करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी है, अभिक्रिया करता है, ठीक है, और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। तो कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होता है, ये हम समझेंगे। तो इसमें आपका दिखाया गया सर, जल से भीगा एक कांच तंतु लेना है, क्या लेना है, कांच तंतु लेना है, फिलामेंट लेना है। अब कथन नली है, ये धातु है आपका, ये बर्नर है। तो निकास नली ये एक क्लैंप है, एक गैस जार है, H2 गैस निकल रहा है, ये द्रोणी है, और ये स्टैंड है, धातु पर भाप की क्रिया। तो शिक्षक के सहयोग की जरूरत में एक क्रियाकलाप करना है। क्या करना है, ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालें। अब क्या बोला गया, ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है, थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है, क्या धातु के साथ पानी को क्या करना है, अभिक्रिया करवाना है। तो थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हो। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, उसके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए। भाप के साथ उसकी अभिक्रिया का वो प्रदर्शित कीजिए। मतलब ये बोला गया कि जो ठंडा पानी में नहीं कर रहा है उसे गर्म पानी में देखो, जो गर्म पानी से नहीं हो रहा है उसे क्या करो, उसे भाप में अभिक्रिया करवा के देखो सर, उसे भाप में अभिक्रिया करवा के देखो। तो देखो और उसे सजाते चलो कि कौन सबसे ज्यादा अभिक्रिया है वो देखना है। तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु में हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाती है।
उत्पन्न करती है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो जो कुछ जो है धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है, लेकिन जो सब जल में घुलनशील है वो जल में घुलकर क्या बना लेता है, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान कर देती है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। धातु और जल के साथ अभिक्रिया की तो धातु ऑक्साइड और क्या बनाया, हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील है वो क्या बना लिया, धातु हाइड्रोक्साइड। तो पोटासियम और सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी मतलब जो उष्मा प्रदान करती हो कि जिस अभिक्रिया में तो होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल क्या हो जाता है, प्रज्वलित हो जाती है। तो पोटासियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड और क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और साथ में उष्मीय ऊर्जा देता है। पोटासियम और जल अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और आपके हाइड्रोजन गैस बनाता है और उष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है। सोडियम और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन गैस देता है और उष्मीय ऊर्जा। तो जल के साथ कैल्शियम, ये तो था पोटासियम और आपके सोडियम की अभिक्रिया ठंडे जल में कर लेते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, उससे थोड़ा कम होता है। यहाँ उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जो यहाँ पे उष्मा बनता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ना, जो आपके हाइड्रोजन को जला नहीं पाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या हाइड्रोजन गैस वहां पे दिखते हैं। वही हाइड्रोजन गैस उसमें क्या होता है, कैल्शियम में चिपक जाते हैं और उसको तैरने के लिए आजाद होता है, तो पानी में वो तैरता है। तो क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर क्या हो जाता है, आपके चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। इसीलिए कुछ धातु जो है वो पानी में क्या होता है, अभिक्रिया करने के बाद तैरता है। तो मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम अगर अभिक्रिया कराओगे ठंडा पानी के साथ तो ये अभिक्रिया नहीं करता। कौन, मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु इसे गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लेकिन उसे गर्म पानी दे दोगे तो गर्म पानी में वो नहा लेगा, उसके साथ वो मिल जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा। तो ये थोड़ा सा बोलते हैं ना कि जो सर अभिक्रिया समझ रहे हो ना, वो थोड़ा सा और है, मतलब कि उससे साथ और थोड़ा कठोर दिखा रहे, लेकिन गर्म पानी के साथ वो क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है। कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर लेता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, चूंकि जो हाइड्रोजन गैस जो है वो बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना शुरू कर देता है। अल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल न ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके या धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो कोई और कठोर होता है ना थोड़ा सा कि हम तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ेंगे सर, तो ये बोलता है ना, तो लेकिन थोड़ा सा उससे और फुसलाया जाता है, तो यहाँ क्या आता है कि भाप बन के आता है, थोड़ा और कठोर बन के। तो भाप बन के आया तो इसे क्या हुआ, अल्युमिनियम और आयरन जिंक, और जो आपके आयरन जिंक ये भी क्या हो गया, गर्म आपके जो है भाप के साथ अभिक्रिया कर जाता है और क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड और बना लेता है हाइड्रोजन गैस। जब अल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस करने बताया ना, कर लेना। फिर आयरन जब लोहा जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, कहा सर गैस है, भाप है, भाप पानी नहीं है, तो ये फेरिक ऑक्साइड और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है सर। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन लेड, कॉपर और आपके सिल्वर, गोल्ड लेके आ जाओगे, सोना, तो ये सर पूरा ढीठ है, ढीठ मतलब वो प्यार का बंधन में बंध ही नहीं सकता, किसी भी के तरह के रूप में आ जाओ, मतलब वो कोई भी रूप में पानी का आ जाए, गर्म पानी, ठंडा पानी, भाप बन के उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ढीठ जिसे बोलते ना, वो ढीठ है सर। समझ आ गई बातें। अब चलते हम आगे। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, क्या होता है जब अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब धातुएं अम्लों के साथ, एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप पहले ही अध्ययन कर चुके कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है।
कि धातु जब आपके तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन प्रदान करता है। जैसे जिंक अगर आपका सर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट उसके लवण और क्या हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाता है। तो सोडियम तथा पोटासियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए, क्योंकि सोडियम और पोटासियम बहुत अभिक्रियाशील होता है इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। यदि नमूने मलिन है तो रेगमाल, अगर मलिन है गंदा है तो उसे रेगमाल पेपर से क्या करना है, पहले रगड़ के उन्हें साफ करना है। सोडियम तथा पोटासियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए एसिड में और कर सकता है, इसलिए उसे लेना नहीं है। अब आता है क्या कि नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त प्रश्नलियों में डालिए। उसे क्या करना है, नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त प्रश्नलियों में डालना है। थर्मामीटर को प्रश्नलियों में इस प्रकार लटका दे कि उसका बल्ब अमल में डूब जाए, उसका बल्ब जो है अमल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया, तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि घटते हुए क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर किसका, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और जिंक तथा आयरन की अभिक्रिया करवाती है सर, आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। क्या करना है, समीकरण लिखना है किसके साथ सर, अम्ल के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो लिख लोगे। जब मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम जब करेगा HCl के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा H2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे। फिर अल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या बनेगा, अल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3 प्लस H2 गैस बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। जिंक जब रिएक्ट करेगा इसके साथ HCl के साथ तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। फिर आयरन का भी इसी तरह से क्या बनेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक क्लोराइड बनेगा FeCl3 प्लस और क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। समझ आ गया। अब आता है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में आप याद कर सकते हो कि जब धातुएं जो धातु है मेटल जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, वहां से हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित निकलता नहीं है, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक तो ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडेशन करवा के उसे क्या जल में परिवर्तित कर देता है। ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस होके हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ऑक्सीकारक है कौन, HNO3 जो H2 को उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में N2O NO या NO2 में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैग्नीशियम और मैंगनीज में अति तनु HNO3 नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज इलायन मेटल को छोड़कर बाकी का धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो जल देता, लवण के साथ जल देगा। लेकिन सर, लेकिन अगर आपका ये मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी नाइट्रेट, ठीक है, सॉल्ट के साथ H2 गैस उत्पन्न करता है। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इसी स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। तो इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी, बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक था, इसलिए इस स्थिति में क्या अभिक्रिया सबसे अधिक किसमें ऊष्माक्षेपी थी, मैग्नीशियम था। अभिक्रियाशीलता जो इस क्रम में घटती है, मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद अल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है, तो अभिक्रिया वहां पे नहीं होता। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है, कॉपर नहीं करता। भैया एक और एजिया आ गया, रॉयल जल का लैटिन शब्द है 3:1, मतलब 3 पार्ट अगर आपका सांद्र मतलब कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है
तो एक पार्ट वहां पे नाइट्रिक अम्ल है, तो उसी को कहते हैं रॉयल जल, एक्वा रेजिया। मतलब सोना को भी गला सकता है वो, मतलब भुरभुरा बना सकता है, खत्म कर सकता है। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले या क्षमता नहीं होती है, लेकिन एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ परबल संचारक है, किसी को क्रोजन बना देता है सर, क्रोजन मतलब सोना को भी वो क्या करता है, क्रोजन कर देता है, जंग लगा देता है, खत्म कर देता है, मिनटों में खत्म हो जाएगा सर। या उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो एक्वा रेजिया होता क्या है? आपके रॉयल जल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा 3.1 3:1, मतलब 3 जो होता है वो सांद्र, आपके सांद्र जो होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और एक जो पार्ट होता है, 3 जो, और एक जो पार्ट होता है वो सांद्र जो होता है क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। मतलब 3 लीटर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया है तो 1 लीटर उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तो 4 लीटर बन गए। ठीक है, तो 3:1 रेशियो में होता है। 3 पार्ट कौन होता है, सांद्र HCl, और एक पार्ट क्या होता है, HNO3। मतलब अगर आप समझो कि 8 लीटर एक्वा रेजिया है तो 6 लीटर उसमें क्या है सर, 6 लीटर आपकी सांद्र HCl है और 2 लीटर जो है आपके क्या, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, इसमें एक्वा रेजिया। मतलब 3:1, 3:1 में 3:1 में मिलाया गया। 3 अनुपात आपका क्या है सर, 3 अनुपात आपका जो है वो सांद्र आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और एक पार्ट जो है, एक भाग जो है वो क्या है, सांद्र आपके नाइट्रिक अम्ल है, और दोनों मिलके जो बना वो क्या बना, आपकी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का इतना पावर है कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, गला सकता है। समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है उसके बारे में हम समझेंगे कि अन्य धातु जो है लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। तो कॉपर एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए, कॉपर के तार को परख नली में रखें, आयरन सल्फेट के विलयन या आयरन की कील को दूसरी परख नली में रखें, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षणों का रिकॉर्ड कीजिए, आपको किस परख नली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? क्या आप अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 3.9, 3.10 तथा 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सर अगर आप आयरन को अलग और कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया होगा तो क्या सर आपकी जो आयरन है वो अधिक अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो आयरन भैया जैसे जाएंगे कॉपर सल्फेट के पास, तो कॉपर सल्फेट बोलेगा कि कॉपर बोलेगा भैया आप तो ताकतवर हो, सल्फेट से रिएक्शन कर लो। कॉपर बोलेगा हम जा रहे हैं। वही दूसरा पद में कॉपर और आयरन सल्फेट है तो क्या करेगा, खुद यहां बलवान जी बैठे हुए हैं लेके बंदी को भैया बहुत बलवान बैठे हुए हैं, सब चीज से फुलफिल है, तो कॉपर बोलेगा हम तो इस बंदी को नहीं ला सकते और अभिक्रिया नहीं होता। यहाँ पे क्या, ये बंदी के साथ जो है कॉपर क्या उस फुलफिल नहीं है, उतना वो नहीं है। जैसे ही बंदी देखी कि अरे बड़ा वाले आ रहे हैं तैसे वो क्या हो जाएगी, उसके साथ सेट हो जाएगी। फेरस सल्फेट, मतलब कि ये क्या समझोगे कि आयरन यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम है, इसीलिए क्या हुआ, आयरन ने सल्फेट से रिएक्ट करके कॉपर को बाहर डिस्प्लेस कर दिया। समझ आ गया। चलते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो क्या बोला गया कि इसी तरह आपको कुछ लेने को बोला गया। तो अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, उसकी यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। वही तो बोल रहे थे अभी। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती, अलग अलग होता है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सके। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है।
इसे समझना बहुत ही आसान है। विस्थापन अभिक्रिया, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो क्या करता है, कम अभिक्रियाशील धातु को आप उसके यौगिक से विस्थापित करके अधिक अभिक्रियाशील धातु के लवण बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं, और क्या कर समझ आ गया, उसी क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या बोले कि बहुत ही आसान एवं सरल है। तो बोलता है कि अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, तो यह धातु बी की अपेक्षा आपके धातु ए जो है अधिक अभिक्रियाशील है। धातु अगर ए जो है, सपोज करो कि ए भैया बीसी के साथ अभिक्रिया करता है और एसी बना लेता है, और बीसी बी को क्या करता है, बाहर भगा देता है। तो ए जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है, किससे, बी से, तभी बी को क्या किया, बाहर भगा दिया। तो धातु ए बी का लवण विलयन क्या किया, ए का लवण विलयन बना लिया, धातु बी को बाहर भगा दिया। मतलब यहां से धातु ए ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, धातु बी से, तभी तो धातु ए को क्या किए, धातु बी को भगा दिया और अब वहां जाके वो बैठ गए सर। आगे आते हैं क्रियाकलाप 3.12 में। तो आपके परीक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, तो आयरन सबसे ज्यादा है। तो सक्रियता श्रेणी की बातें अब करनी चाहिए। अब जो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, सक्रियता श्रेणी मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज जिसे बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, अभिक्रिया करेगा सर, कौन सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगा, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो बोला गया क्या, सक्रियता श्रेणी होते क्या है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो बोला गया कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापनों के प्रयोगों के बाद क्या निम्नलिखित श्रेणी सारणी को क्या विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी आपकी धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता को दर्शाया गया है। ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है धातु है, फिर घटती अभिक्रियाशील, और नीचे सबसे जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु है। तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से आपको याद करना है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg आपकी मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो यहां से समझ सकते हो कि जो ए हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु ऊपर है, और ये जितने भी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड जो है वो आपके हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, और ये आपके घटते हुए क्रम में दिया हुआ। सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रिया कौन है, पोटेशियम, सबसे कम कौन है, गोल्ड। प्लेटिनम रहता तो प्लेटिनम नीचे आता सर, प्लेटिनम नीचे आता। समझ आ गई बातें। अब चलते हैं हम आगे बातें करते हैं। क्या बोला गया कि यहाँ पे क्वेश्चन, आपकी जो क्वेश्चन बाद में किया जाएगा, एनसीईआरटी का डिस्कस हम लोग करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी को कंसेप्ट समझ लेते हैं सर। तो यहाँ जो बातें किया जा रहा है, क्या बातें किया जा रहा है, धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, धातु एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। तो ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातु की अभिक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है। 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास को स्मरण कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपके सर बढ़ते होते थे ना, जैसे सोडियम 11 है तो इसका 2 8 1, तो KLMN, के में कितना इलेक्ट्रॉन 2, L में कितना 8, M में कितना रहेगा 1 रहेगा। इसी तरह होता है ना। तो ये आपका पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा घर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयुक्ता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। कि हमने जाना कि संयुक्ता जिस संयुक्ता कोष पूर्ण अगर है, पूरा अगर लास्ट वाला घर पूरा भरा हुआ है, ठीक है, जितना उसे चाहिए उतना, तो जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या है, उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। तो उसका जो आपके संयुक्ता कोष है, वैलेंसी वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोष है, वैलेंस, ठीक है,
तो उस सेल वैलेंस सेल जो है संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं, इसलिए अभिक्रिया करवाते हैं। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी आपकी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल कितना एक इलेक्ट्रॉन अभी लिखे यदि या अपने m कोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब L कोश इसका बाह्यतम कोश हो जाता है, बाहरी वाला घर हो जाता है। जैसे N से एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देता है तो ये हट गया, तो ये अगर हट गया तो L में कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित हो जाते हैं। कि अष्टक इसको बोलते हैं कि बाहरी कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे अष्टक कहा जाता है। तो इस परमाणु के नाभिक में कितना 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा आपके, जैसे सर सोडियम है, सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो Na+ और क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कितना 11 प्रोटॉन है सर और 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 11 प्रोटॉन है और कितना सर 10 इलेक्ट्रॉन है, यही ना, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो संख्या 10 होने के कारण इसमें क्या होता है, धन आवेश की अधिकता हो जाती है। तो 10 प्रोटॉन मतलब 10 ये प्लस है और कितना माइनस है, एक 10 माइनस है, 11 प्लस 10 माइनस कितना 1 प्लस बढ़ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ कहते हैं। तो इसी को N+, एक अधिकतर आ गया ना, तो इसीलिए N+ कहते हैं। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का बनाते हैं सर, क्लोरीन का कितना है 17, तो क्या हो जाएगा 2 8 7, 2 8 7 हो गए। तो देखो बाहरी कक्ष में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वो दे नहीं सकता, क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पे क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो क्या बन जाएगा Cl-, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl- और Cl- बनेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन और कितना है 17 प्रोटॉन है सर, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो बातें कर दिया जा रहा है तो यहाँ क्लोरीन कितना है 17 प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। तो माइनस करेंगे तो कितना एक इलेक्ट्रॉन अधिकता आ जाता है, इसीलिए क्या चढ़ जाता है Cl-। तो तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे क्या एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती, जरूरत होती है। और यदि सोडियम एवं क्लोरीन, अगर सोडियम और क्लोरीन में अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में तो ये त्याग देगा और क्लोरीन उसे क्या करेगा, ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, मतलब एक ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और इसके Kl-M कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इससे क्लोराइड पे क्या होता है, क्लोराइड ऋणायन Cl- प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्नलिखित प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे क्या बोले सर, सोडियम है, सोडियम पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो Kl-M तो 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में कितना एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा त्याग देगा। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो क्या आ जाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो सोडियम यहां पे समझिएगा कि यहां पे सर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम यहां पे सोडियम प्लस में 11 प्रोटॉन और कितना 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो चार्ज तो सेम होता है लेकिन नेगेटिव होता है, तो कितना एक प्रोटॉन अधिक आ गया, इसीलिए प्लस यहां पे लगा दिया। अब क्लोरीन में क्या होता है समझिएगा, तो Cl में अगर लिखने चले तो Kl-M 17 होते ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखे तो 17 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 7, तो बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, क्लोरीन, जिससे अगर एक इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या बन जाएगा 2 8 8 बनेगा। मतलब क्या बन गया सर, ये जो बना क्लोरीन पे माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन की बातें किया जाता है, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे जो बात किया जाए 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ऋणायन चार्ज आ गया सर, एक इलेक्ट्रॉन अधिक आ गया, इसीलिए क्या लगा देते हैं यहाँ पे Cl- लगा देते हैं। तो क्या करेगा, सोडियम देने वाला और क्लोरीन लेने वाला, कौन दे रहा है सोडियम, कौन ले रहा है क्लोरीन, तो दोनों में अभिक्रिया करके क्या करता है NaCl बनता है। तो कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिखाया गया है, तो हम समझते हैं कुछ का जो दिखाया गया है। तो उत्कृष्ट गैसों को जैसे दिखाया गया हीलियम, हीलियम का दिखाया गया है, तो हीलियम के बाहरी का एक ही घर होता है K और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है।
नियोन, तो नियोन का 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो पहला घर जितना है वो उसको अगर है तो फुलफिल होगा, ये नहीं कि भाईचारा निभाएगा। तो के सेल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एल में 8 होता है, एम में भी कितना 8 होता है। सॉरी ये याद रखिएगा। तो 10 हो गया, तो 2 और 8। फिर आर्गन 18, 2 8 8। फिर सोडियम तो 11 है, तो पहला में 2 ले लिया, कितना बचा 9, 9 में ए 8 ले लिया, तो कितना बचा 1, तो एक यहाँ पे एम में दे दिया। इसी तरह मैग्नीशियम का लिखने चले तो मैग्नीशियम में 2 12, तो 2 8 2। फिर एल्युमिनियम में 13, तो पहले घर कितना 2, तो 2 देखो 2 है, 13 है, तो 2 तो फुलफिल है। फिर कितना बचा 2 चला गया, तो 11, 11 में एक कौन लेगा 8 लेगा, फिर क्या 3। ये नहीं कि इसको 3 दे दिए इसको 8 दे दिए, ऐसे नहीं होता है। पहले आपके के में पहले अगर है इलेक्ट्रॉन जब फुलफिल तो के पूरा खाएगा, 2 अगर है तो 2, अगर उतना अवेलेबल है तो ये 2 खा जाएगा। फिर एल में देखेंगे कि उतना अवेलेबल है तो उतना वो खा जाएगा, फिर बाद में उसको दिया जाएगा। पोटासियम तो 19, तो 2 8 8 और फिर, ठीक है, तो एम से भी 8 ही खा सकता है मैक्सिमम, ये ध्यान रखिएगा। कैल्शियम तो 20, 2 8 8 2। धातुएं की बातें करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो समझिएगा यहां से क्या होता है सर कि नाइट्रोजन जो है 7, तो 2 और 5, के में 2 और आपके जो एल में 5। ऑक्सीजन आपकी 8, 2 6। फिर फ्लोरीन 9 होता है इसके, तो 2 7। फिर फास्फोरस परमाणु संख्या 15 होता है, 2 8 5। फिर सल्फर 16, 2 8 6, ये एम घर आ गया। फिर क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7। समझ आ गया लिखना कैसे लिखते हैं? तो पहले के में जो फुलफिल है उसमें देंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उतना वो खाएगा। फिर एल में कितना 8, फिर कितना 7। समझ आ गई बातें? अब जो आता है नेक्स्ट कि विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन पर परस्पर आकर्षित होते हैं। जैसे होता है ना कि बॉयज गर्ल्स पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लड़की लड़की पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे धनायन और एनायन है, यहाँ पे धनायन और ऋणायन है, तो धनायन और ऋणायन में आकर्षित चलेगा, हट दोनों में, समझ रहे हो ना? तो ये आपके यहाँ चलेंगे, समझ में आ रही है ना बातें? तो विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन परस्पर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं एक दूसरे पे। आज दोनों आज बहुत अच्छा है, आए ये करते हैं। और मजबूत स्थिर आपके विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु संरचना बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। तो समझिएगा कि सोडियम जो है Na+ और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, क्योंकि 2 8 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक त्याग देता तो क्या बनाता है धनायन, एक उस पे Na+ आ जाता है। क्लोरीन क्या करता है सर? क्लोरीन ने जो है एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेके प्राप्त करके क्या बना लिया Cl-, क्योंकि वो आपके उष्णक गैसों का इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन प्राप्त करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जगह पाना है। तो क्लोराइड क्या, क्लोराइड ऋणायन बन गया। अब क्या किया, सोडियम भैया आए, सोडियम भैया पे एक डॉट था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो देना था। क्लोरीन पे जो क्रॉस 7 इलेक्ट्रॉन थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन देना तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बना लिया Na+ और Cl पे क्या 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस लगा दिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर Na+ और Cl-। सिंपली और क्या लिख सकते हैं NaCl बना लेगा सोडियम क्लोराइड। देखिए हो घर पे जो आपका आते हो वही है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु। अब देखिए अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दिखाया गया है। तो समझिएगा यहां से क्या समझाया गया है सर, क्या समझाया गया है कि मैग्नीशियम जो भैया है वो मैग्नीशियम 2 8 2 बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो मैग्नीशियम भैया जब आएंगे मैग्नीशियम 2+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। अब क्लोरीन दीदी आएगी, क्लोरीन दीदी यहाँ पे मैग्नीशियम भैया क्लोरीन दीदी, क्लोरीन बोलेगा एक हम लेंगे, एक ही ले सकते हैं, तो एक लेगा तो क्या बनाया 2 8 8 बनाया, क्लोराइड ऋणायन बनाया। तो मैग्नीशियम बोला नहीं हम 2 को देंगे, क्लोरीन बोला नहीं हम 1 लेंगे, तो कैसे होगा साझा?
तो बोलेगा हम एक और क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे, 2 कितना आएंगे, 2 लेने के लिए 2 क्लोरीन आएंगे। मैग्नीशियम भैया खुश हो गए। मैग्नीशियम भैया एक क्लोरीन दीदी को यहाँ पे दे दिए और दूसरा क्लोरीन आके यहाँ दे दिए। तो मैग्नीशियम पे 2+ हो गया और क्लोरीन पे देखो, क्लोरीन 2 लगाए ना, मतलब 2 क्लोरीन, तो क्या लगा सकते हैं, मैग्नीशियम 2+ और क्या लिख सकते हैं, Cl पे Cl2-। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट इस जो ट्रांसफर किया वो कितना हो गया, 8। क्लोरीन पे 8 इलेक्ट्रॉन और एक दे दिया, कितना दिया, मैग्नीशियम 2 आपके इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। क्लोरीन 2 आपके क्या किए, देखो 2 लगा हुआ ना, 2 लेके वो एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बना लिया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट आपके संरचना। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जो धातु से अधातु में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से जो कंपाउंड बन रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं सर। ये विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं? तो ये मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आपकी धनायन है और क्लोराइड क्या है, आयन ऋणायन है सर। तो धनायन कौन है, मैग्नीशियम 2+ और ऋणायन कौन है, क्लोराइड आयन। समझा गया। तो अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। तो बोलता है कि नमूना युक्त स्पेचुला बर्नर, उस पर क्या कीजिए, स्पेचुला पर लवण के नमूने को क्या करना है, गर्म करना है। तो विज्ञान के प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटासियम आयोडाइड ये सब लेके क्या करना है, पिघला हुआ रूप को ले लेना है बीकर में, ग्रेफाइट में। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, तो आयनिक कंपाउंड को अगर जल में घोल दोगे जांच वाला लवण में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, बल्ब ग्लो करेगा। मतलब कि आपकी जो सर मोल्टेन फॉर्म में, पिघला हुआ रूप में या जल में घुला हुआ विलयन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सॉरी, कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कवथनांक दिए हुए हैं। तो आयनिक यौगिक के कवथनांक एवं गलनांक अधिक होता है। तो आयनिक यौगिक के निम्नलिखित समान गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। क्या होता है सर, समझते हैं। तो भौतिक प्रकृति जो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये भंगुर होते, क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, लेकिन जैसे उसमें प्रेशर दोगे तो टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। तो केवल सर धन एवं ऋण आयनों के बीच में जो मजबूत आकर्षण बल के कारण क्या होता है, आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। गलनांक एवं कवथनांक की बात किया जाए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो आयनिक और यौगिक यौगिकों का गलनांक एवं कवथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की जरूरत होती है, इसलिए उसका गलनांक एवं कवथनांक अधिक होता है। तो घुलनशीलता, विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होता है। कि विद्युत संयोजक में जो जल में वो घुलनशील होता है, ठीक है, लेकिन एक केरोसिन, पेट्रोल आदि में विलायक में क्या अविलेय होता, घुलता नहीं है। तो अब आते हैं सर विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता, तो किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है, मोशन जो होता है वो जरूरत होती है। तो आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में क्या होता है, आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, आयनिक के यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन सर विलयन में, जलीय विलयन में वो चालन करते हैं।
क्योंकि वो उस पे फ्री आयंस पाए जाते हैं, आजादी रूप में आयंस पाए जाते हैं। क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वहां पे फ्री आयंस होते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत चालन करते हैं। मतलब कि सर विद्युत चालकता जब आपके आयनिक यौगिक अगर गलित अवस्था में हो या आपके जलीय विलयन में हो तो ये आपकी विद्युत चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वहां पे स्वतंत्र रूप से आयन पाए जाते हैं। अब जो बातें आ गया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आता है धातु की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति के बारे में हम समझेंगे। तो धातु की भू प्रकृति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। धातु की भू प्रकृति धातुओं का मुख्य स्रोत है कि धातु की पृथ्वी की जो भू प्रकृति है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में धातु का मुख्य स्रोत होता है, वहीं से निकाला जाता है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ मिले लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, जो मिनरल्स कहते हैं। सर पृथ्वी के जो अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से जो आपके तत्व या यौगिक जो पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को एस कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो कुछ स्थानों पर जो है खनिजों में कोई विशेष धातु काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जिसे निकालना क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, लाभकारी होते हैं। तो इन खनिजों को हम क्या कर देते हैं, अयस्क कर देते हैं, ओर्स कर देते हैं। धातुओं का निष्कर्षण अब देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का निकालने की प्रॉपर्टी के बारे में हम समझेंगे। तो क्या बोला गया, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। तो सक्रियता श्रेणी के बारे में तो हम पढ़ लिए, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, तो कुछ धातुएं भू प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, आजाद रूप में पाया जाता है, जैसे आप सोना चांदी कर सकते हो। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातुएं हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, प्लेटिनम कॉपर तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो ये आपके सर ऑक्साइड या सल्फाइड के अयस्क के रूप में पाया जा सकता है। कौन कौन, कॉपर और सिल्वर। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अल्युमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि एक कभी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता, वो कभी ना कभी यौगिक के रूप में ही पाया जाएगा। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे जो सक्रियता श्रेणी के जो मध्य में आ गया, जिंक, आयरन, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भू प्रकृति में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं, कई धातु के जो अयस्क होता है वो ऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा वो ऑक्साइड में पाया जाता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कितना विभाजित किया गया, 3 वर्गों में, 3 वर्गों में। कितना वर्ग में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया 3 में, 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और फिर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। देखो सर, ये जो आपके फर्स्ट जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है इसको विद्युत अपघटन से करेंगे। जो मध्य अभिक्रियाशील धातु है जिंक, आयरन और लेड, कॉपर, इसे कार्बन के उपयोग से अपचयन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ओएजी और आपके सिल्वर और जो गोल्ड है वो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है।
तो बोला गया कि ये आयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। तो आयसों का समृद्धिकरण अब पढ़ेंगे, ठीक है। आपके उसको पहले समृद्धिकरण मतलब कि उसको क्या कंसंट्रेट बनाएंगे। तो पृथ्वी से जो आपके सर पृथ्वी से समृद्धिकरण बनाएंगे, कंसंट्रेटेड बनाएंगे। तो बोला गया कि पृथ्वी से खनिज जो आपके अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। पृथ्वी से जो खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को क्या करते हैं, हटाना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के उस अलग के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। अलग अलग तकनीक को अपना करके हम गैंग को और क्या सर, हम जो धातु को अयस्क को अलग कर सकते हैं। तो अयस्क को निकालने का एक प्रक्रिया दिया हुआ है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। तो अयस्क से अयस्क का साधन किए, गैंग को अलग किया। फिर 3 भाग में बटा हुआ है, उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु को क्या किए, गलित धातु का विद्युत अपघटन कर दिए, उसको क्या किए, गलित अवस्था बना के क्या कर दिए, विद्युत अपघटन करवा दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे करवाए तो वो शुद्ध धातु मिल जाता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु को कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क को अलग किए पहले। अगर कार्बोनेट है तो निस्थापन किए, कार्बोनेट में क्या किए, निस्थापन किए, और मतलब कि लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन में क्या किए, उसे कैल्सिनेशन किए कार्बोनेट, ठीक है, कैल्सिनेशन किए। कैल्सिनेशन में मतलब कम मात्रा की ऑक्सीजन में क्या किए, उसे ऊष्मा प्रदान किए, हीट किए, गर्म किए। तो ये क्या हुआ, धातु ऑक्साइड में टूट गया। लेकिन सल्फाइड अयस्क है तो रोस्टिंग, भर्जन किए, क्या किए, रोस्टिंग किए, मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसे गर्म किए तो किसमें टूट गया, धातु का ऑक्साइड बन गया। फिर उससे क्या किए, कार्बन के साथ अपचयन करवा दिए, धातु का फिर शोधन करके शुद्ध धातु का प्राप्ति कर लिए। निम्न अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड अयस्क है, उसको क्या कर दिए, रोस्टिंग करवा दिए, रोस्टिंग करवाने के बाद धातु मिल गया, उसको पृथक्करण कर दिए, शुद्धिकरण कर दिए सर। तो ये धातु का शोधन। तो अब पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सबसे पहले नीचे आने वाली धातुओं को क्या पढ़ेंगे, उसका निष्कर्षण पढ़ेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिय होती हैं। तो बोलता कि इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सिनाबार HGS मरकरी पारद का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर या सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HGO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। तो मरकरी देखो सर, ये आपका क्या है, सिनाबार है, HGS मरकरी का अयस्क है सिनाबार। तो उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, रोस्टिंग किया गया। तो रोस्टिंग किए, भर्जन किया गया। तो भर्जन करके HGO और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया। फिर उसे तापन दिया गया, हीट दिया गया, ऊष्मा दिया गया, तो Hg मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। Cu2S को पहले क्या किया, ऑक्सीजन से हीट किया गया, भर्जन किया गया। जैसे हम इसे भर्जन किए तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया। कॉपर ऑक्साइड और क्या, कॉपर सल्फाइड को फिर हीट किए तो कॉपर अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गए सर। समझ आ गया, ये दो प्रोसेस में कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन से हीट किए तो कॉपर टू ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया। कॉपर ऑक्साइड और फिर कॉपर जो Cu2S है उसको दोनों को फिर हीट किया गया तो कॉपर बाहर आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर चला गया। अब जो आता है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण।
जो मध्य में पाए जाने वाले का उसका निष्कर्षण करेंगे सर। उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे सुनिएगा कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जो है आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, या सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा या कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। तो सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। कि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में जो है धातु को अगर उसके ऑक्साइड में तो अधिक आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपचयन करवा के धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट से क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सल्फाइड आयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कि सल्फाइड आयस्क है तो उसे वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं सर, भर्जन करते हैं। वो एक भर्जन था ना, भर्जन रोस्टिंग बोलते हैं, भर्जन रोस्टिंग करते हैं और क्या सर, निस्थापन आपके कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो क्या करते हैं, सल्फाइड आयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, मतलब भर्जन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। लेकिन कार्बोनेट आयस्क को, कार्बोनेट आयस्क को ओर्स को सीमित आयु में अधिक ताप पर गर्म करने से या किसमें, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम निस्थापन करते हैं, इंग्लिश में कैल्सिनेशन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्थापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर जिंक सल्फाइड पाया गया तो यहाँ पे भर्जन कर रहे हैं। भर्जन करने मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे क्या किया जा रहा है, हीट किया जाता है। भर्जन किसमें होता है, सल्फाइड ओर में, याद रखिएगा। निस्थापन किसमें होता है, कार्बोनेट ओर में। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, तापन दिए तो ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया। निस्थापन किए तो कैल्सिनेशन, जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन में क्या किए, उसे तापन दिए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गए। इसके बाद कार्बन जिसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से क्या बना लिए, धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। मतलब कार्बन ज्यादा अधिक क्रियाशील है इससे, जिंक से। तो क्या बना लेता है यहां से सर, यहां से जो बना लेता है समझिएगा, क्या बना लेता है यहां से, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो जिंक बाहर आ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित है, कि ऑक्सीकरण और अपचयन से पहले परिचित है। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। धातु को उनके यौगिकों से भी जो प्राप्त करना है अपचयन प्रक्रम है। कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन महंगा पड़ने के कारण हम कार्बन से करते हैं। तो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। मतलब कार्बन की जगह पे ये सारे धातु अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु को ले सकते हैं, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातु को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को अल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर है, MnO2 है, तो अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैंगनीज बाहर आ जाता है और अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस उष्मा देता है। तो क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? तो सर हाँ सर, पहचान, अपचयन और उपचयन। तो अपचयन जिससे ऑक्सीजन हट रहे हैं, ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और उपचयन, ऑक्सीजन किसमें ऐड हो रहा है, अल्युमिनियम में, तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। समझ में आ गया? तो अब क्या बोला गया है, यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित, ये उष्माक्षेपी देखो उष्मा निकल रहा है रिएक्शन में, तो इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो वास्तव में आयरन 3 ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड के साथ अल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी या मशीन में पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना ये इंपॉर्टेंट है आप इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो सर, नोट में आ सकता है एग्जाम में कि थर्मिट रिएक्शन क्या है, वैसी अभिक्रिया जो आयरन 3 ऑक्साइड के साथ अल्युमिनियम की अभिक्रिया का
अभिक्रिया करके आपके अल्युमिनियम ऑक्साइड और गलित आयरन की प्राप्ति होती है उसे थर्मित अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग रेल की पटरी को जोड़ने में किया जाता है और मशीनी की क्रैकिंग पार्ट ऑफ मशीन को जोड़ने में यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे रेल पटरियों को संदिग्ध करने के लिए थर्मिक प्रक्रम का यूज किया गया है। ये अभिक्रिया अगर आपको देखना है तो परिमन क्लासेस में अपलोड है, आप देख सकते हो जाके परिमन क्लासेस में अपलोड किया गया है। शॉर्ट में आपको दिख जाएगा, ये आपका अपलोड किया गया है थर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फेरिक ऑक्साइड जब अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो आयरन आपकी ये लिक्विड वाला बाहर आ गया और ये अल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया और उष्मा, तो ये क्या हो जाता है सर, पटरी के बीच को जो कनेक्टिंग पार्ट है उसमें जोड़ने में हेल्प किया जाता है। समझ आ गया थर्मिक रिएक्शन। अब आता है सर सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्ष। तो अभिक्रियाशीलता में जो सबसे अधिक ऊपर में आने वाले के बारे में हम समझते हैं। तो बोलता है कि अभिक्रियाशीलता में श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशीलता होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कार्बन कम अभिक्रियाशील है ये सब धातु के कंपेयर में। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं की बंधुता जो है कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडो, एक क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इस रूप में पाया जाता है। क्लोराइडो के विद्युत अपघटन से गलित किया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर विद्युत अपघटन से प्राप्ति किया जाता है। तो कैथोड पे जो है, कैथोड मतलब ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पे जहां पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव बैटरी से जोड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है। वहां पे धातु आता है क्योंकि सर ए आपका है और एक बैटरी पे आपका बैटरी है सच, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। तो यहां से जो जोड़ा हुआ है ए वाला जो इलेक्ट्रोड होगा एक ऐसा होगा पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है तो ए आपका एनोड होगा। कैथोड कौन होगा सर, नेगेटिव वाले से जो जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड पे आपका कौन सर अपोजिट अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे मेटल उधर धातु अट्रैक्ट करेगा और इधर जो है क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। तो आवेशित ऋण आवेशित कैथोड पे क्या धातुएं निक्षेपित हो जाती है और एनोड पे धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार होता है। कैथोड पर जो मिलता है सर, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल वाले जो बैटरी पे जो जोड़ा होता है वो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन से लेकर क्या सोडियम बन जाता है और एनोड पे जो है क्लोरीन Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या Cl2 बना लेता है, क्लोरीन बना लेता है। इसी प्रकार अल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से अल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं सर धातु का परिष्करण, उसका शुद्धिकरण करना। इससे क्या परिष्करण करते हैं कि इसका परिष्करण कैसे किया जाता है, तो ये समझेंगे। तो ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं, अशुद्धि होते हैं। इनमें अपद्रव होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि क्या है, आपकी विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु का परिष्करण, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु जो है एनोड पर लिया जाता है और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटे के रूप में होता है, जैसे चित्र 3.12 में दर्शाया गया है। उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघटे से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटे में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटे से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। जिसे एनोड पंख कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। सुनिएगा सर, कैथोड पे और ये क्या है एनोड पे। तो कैथोड पे क्या लेते हैं, शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। कैथोड में एक पतला पॉजिटिव लिया जाता है और यहाँ पे भैया मोटा लिया जाता है। एनोड पे जो है
अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है क्योंकि थोड़ा सा, और एक टैंक है, ये अपद्रव एनोड पंप यहाँ पे बन रहा है। तो ये क्या हुआ, जैसे करंट पास करवा दिए यहाँ पे, ये आपका क्या है, कैथोड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है ना बैटरी के, इसलिए कैथोड बन गया, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है इसलिए एनोड बन गया। अब जैसे करंट पास करिए तो यहां से क्या हुआ, कॉपर 2 प्लस निकल पड़े, कॉपर 2 प्लस निकल पड़े। अब क्या हुआ, ये जो कॉपर 2 प्लस यहाँ पे नेगेटिव है भैया, जैसे वो नेगेटिव देखा कॉपर 2 प्लस क्या दौड़ पड़े, उस पर कूद पड़े, सारे कूद पड़े, तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद देखिएगा तो ये मोटा बन गया और ये क्या हो जाएगा, पतला बन जाएगा। तो क्या हुआ, जितने एनोड से कॉपर 2 प्लस निकले और कैथोड में जाके बैठते गए, कुछ देर के बाद देखते देखते एनोड पतला हो गया और कैथोड जो है मोटा हो गया, मतलब कि एनोड कैथोड पे शुद्धिकरण, मतलब कि आपके आज देखो कुछ देर के बाद देखोगे तो यहाँ एक अपद्रव मिलेगा जिसे एनोड पंप को बोलते हैं, मतलब अशुद्धि जो आपके एनोड से सारी गिर के इसके नीचे बन बैठ जाती है, तो इसको एनोड मड कहा जाता है। तो तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट है, अशुद्ध तांबा एनोड है जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। अब जो हम संचारण की बातें करते हैं तो संचारण क्या होता है, तो अध्याय 1 में आप निम्नलिखित बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु एवं कुछ दिन जो बोला गया कि कुछ दिन छोड़ देने पर खुली हवा में सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है कि वायु में जो है सिल्वर किसके साथ अभिक्रिया करता है, सल्फर के साथ। सिल्वर जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। समझ आ गया। अब जो बातें करते हैं हम कि कॉपर वायु में उपस्थित जो है वो आपका बोला गया कि कॉपर उपस्थित वायु आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सत्ता से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लंबे समय तक अर्ध वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता करते हैं जिनमें लोहे पर जंग लग जाती है। तो जंग लगने के लिए पानी और हवा, वायु दोनों चाहिए। अगर पानी सिर्फ है तो जंग नहीं लगेगा, सिर्फ हवा है तब भी वो जंग नहीं लगेगा। अगर जंग लगना के लिए दोनों को होना अनिवार्य है। संचालन से सुरक्षा कैसे हम संचालन को बचा सकते हैं, तो पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, अस्त्र लेपन, लोहे के अस्त्रों पर जस्ते की परत को चढ़ाकर उसे क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं या अस्त्र लेपन कहते हैं, ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्रोमियम लेपन करके एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को अस्त्र लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी अस्त्र लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है, मतलब कि मिश्र धातु बना दीजिए, एलाय बना दीजिए। इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खींच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात स्टील का प्राप्त होता है। अगर लोहा का साथ निकेल और क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील का प्राप्त होता है जो कठोर होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। या पदार्थ धातु या धातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को, सममांगी मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम मिश्र धातु कहते हैं।
मिश्रातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात उसके बाद दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलयन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर क्या किया जाता है, शीतलीकृत किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, मिश्र धातु बन जाते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं या काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोनों का उपयोग क्या होता है। इसका तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है, कि अगर 22 ग्राम सोना है तो 2 ग्राम उसमें सोना, चांदी या तांबा मिला दिया जाएगा। यदि कोई एक धातु पारद है, इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं, सोडियम अमलगम। तो एक क्या पारद मिला गया कि मतलब मरकरी के साथ अगर कोई धातु मिला दिया गया है, तो सोडियम मिला दिया गया है या जिंक मिला दिया गया है, तो इसे अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसकी मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते, तांबा एवं जस्ते को अगर मिलाया जाता है, तांबा एवं कॉपर एवं जिंक, तो उसे हम पित्तल बोलते हैं सर, ब्रोंज, ब्रास। और अगर कॉपर और टीन को मिलाया जाता है तो कांसा ब्रास होता है। के कुछ चालक होते हैं, विद्युत के कुछ चालक होता है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टीन जो होता है वो सोल्डरिंग के लिए यूज किया जाता है, कि दो चीज को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग किया जाता है, तो ये आपके सीसा एवं टीन को सोल्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोहे कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जनता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा, इसका भार 6 टन 6000 केजी है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे जिसके बारे में हम चैप्टर 3 के बारे में धातु एवं अधातु के बारे में जिक्र कर चुके हैं। ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयारी करके जाएं अच्छे से। थैंक यू।